Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th September 2022। 20 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि आज द हिंदू ने पहले 2 पेजेस में अपने पुराने सारे डिज़ाइंस जो वो स्टार्टिंग से बनाते आए हैं, जैसे वो लिखते आए हैं वैसा किया है, क्योंकि आज उन्होंने फिर से नया डिज़ाइन चेंज किया है। नाउ दिस इज़ द न्यू हिंदू जो आज हम देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन ये 1889 से देखो उनका पहला जो डिज़ाइन था ये भी वैसे काफ़ी प्यारा लगता था। तो यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने 3 डिज़ाइंस में द हिंदू पढ़ा है जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है कि 2005 वाला डिज़ाइन मैंने पढ़ा हुआ है ना। 2005 क्योंकि मैं एक्चुअली 2006-07 से मैं द हिंदू एनालिसिस नहीं करता था, मतलब मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, है ना। स्कूल टाइम से मेरे घर में चूँकि काफ़ी क्रेज़ है न्यूज़पेपर का, तो मैं ये पढ़ता था। तो 2005 वाला मैंने एडिशन पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने 2017 एडिशन में तो एनालिसिस भी किया है। 2005 में भी एनालिसिस किया, क्योंकि 2016 में जो था वो यही एडिशन था, तो भी मैंने एनालिसिस किया था। 17 में भी किया है। और ये जो अभी नया चेंज आया है, जो ये वाला जो चेंज है, ये नया चेंज है, ये आज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो वही यहाँ पे द हिंदू ने एक्सप्लेन किया, तो अच्छी चीज़ है। इट्स कीप ऑन अपग्रेडिंग एंड चेंजिंग द कंटेंट, थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। तो आज देखो फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। नाउ दिस इज़ द न्यू हिंदू अवतार जो कि आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से इसकी जो हेडलाइंस है वो थोड़ा बड़े और बोल्ड कर दी गई हैं, है ना। काफ़ी चेंजेस हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने सवालों के साथ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है ना। हम अपना पैटर्न अभी नहीं चेंज करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है आयरिश सी इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो आयरिश सी आपको बताना है किसके बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्वे, सेकंड इज़ स्वीडन एंड फिनलैंड, थर्ड इज़ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड फोर्थ इज़ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो आयरिश सी आपको बताना है कहाँ लोकेटेड है। आंसर इज़ डी, आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो आयरिश सी जो है वो सेपरेट करता है आयरलैंड ऑफ आयरलैंड एंड द ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखिएगा आयरिश सी को किसके बीच में है, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है, ठीक है ना। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है। चलो आपको मैप में दिखा भी देते हैं। ये आयरिश सी आपको दिख रहा है, इधर ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट है, यूके वाला पार्ट है, और ये आपका आयरलैंड है। तो इन दोनों के देखो बीच में है आयरिश सी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको देखो नॉर्थ चैनल भी दिख रहा होगा। नॉर्थ चैनल अगर आपसे कोई पूछ लेता तो आप बोलते भैया स्कॉटलैंड वाला पार्ट जो है यूके का, और जो नॉर्थ आयरलैंड वाला पार्ट है उसके बीच में है। स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड वाला पार्ट जो है उसके बीच में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये आपको आयरिश भी दिख गया होगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुशीनगर इज द प्लेस वेयर द बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एंड इज देयर फॉर एन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। दूसरा कह रहा है कुशीनगर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट्स इन इंडिया। तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन दीज, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। द आंसर फॉर दिस विल बी बी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कॉमन सेंस है। पहला तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे महापरिनिर्वाण अटेंड किया था गौतम बुद्ध ने, इस कारण से वो एक इंटरनेशनल साइट है। लेकिन सेकंड जो है वो गलत है ना। इट इज़ नॉट द हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आपका कुशीनगर में नहीं रहती है। इट हैज़ वेरी नेग्लिजिबल पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट देयर। तो ये आपको याद रखना, हाईएस्ट ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़पेपर्स एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी इज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट इज इंडियन ओपिनियन, सेकंड इज इंडियन मिरर, थर्ड इज इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैंने पूछा भी हुआ है आप लोगों से, तो चलो रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। आप इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि इंडियन ओपिनियन तो एसोसिएटेड है, इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन भी एसोसिएटेड, और पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ही आपके महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीका में होने वाले जो उन्होंने स्ट्रगल किया था उससे रिलेटेड है। इंडियन मिरर जो है मैंने आपको बताया था कि इट वाज अ इंग्लिश पेपर फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1862। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर का था, महात्मा गांधी का था ही नहीं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सीसैट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिए हैं। आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू।
द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। अब कंक्लूजन 1 कह रहा है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सेकंड कह रहा है डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फॉलो। तो कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, या बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो ये आपको ऑप्शंस है। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा, ऐसे आपका धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ है पीआईबी में आया था एक्चुअली इसके बारे में, एनएफआरए के बारे में। तो एनएफआरए के बारे में अपन देख लेते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो एक्चुअली किसी पर्सन को ब्लॉक किया था इसने, इसलिए ये न्यूज़ में था। लेकिन अपने को तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनएफआरए इंपॉर्टेंट है ना, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको ब्लॉक किया किसको नहीं किया। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा 2018 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2018 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का स्टैब्लिश किया गया था 2018 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2018 अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1। किस सेक्शन के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था? सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 132 के अंतर्गत इसको एनएफआर यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनएफआरए अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 clause A of the Companies Act is to make recommendations to the central government on formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards। तो इसका जो मेन काम है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि ये फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ये ले डाउन करता है, ये इसका मेन काम है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऑडिटिंग कंपनीज अडॉप्ट करेंगी, ऑडिटर्स अडॉप्ट करेंगे, उनको ये बनाने का काम करता है एनएफआरए। तो दैट इज़ अ बिग थिंग विच इज़ देयर। अब सेकेंड न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आ रही है, इथीरियम जो कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। इथीरियम जो कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, उसने लगभग अपना एक नया शिफ्ट किया है मॉडल, है ना। इट हैज़ चेंज इट्स सॉफ्टवेयर ओवरहॉल। इसने अपना सॉफ्टवेयर ओवरहॉल चेंज कर दिया, मतलब सॉफ्टवेयर में ओवरहॉल कर दिया, चेंज कर दिया है। ठीक है ना। नया जो सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया है इथीरियम के लिए, उसमें जो इनका एमिशन होता था, जो कार्बन एमिशन था, कार्बन फुटप्रिंट था, वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट कार्बन फुटप्रिंट विल डिक्रीज। ठीक है ना। और इसके अलावा जो इसमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ती थी, नाउ इट विल नॉट रिक्वायर द क्रिप्टो माइनर्स। देखो यहाँ पे लिखा है द रिवैम्प, इसको कहा जाता है द मर्ज। याद रखिए जो टर्म यूज़ हुआ है रिवैम्प के लिए, वो टर्म यूज़ हुआ है द मर्ज। अगर आपसे यूपीएससी पूछे द मर्ज क्या है या किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद इसको लिख लो द मर्ज, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे एसोसिएटेड, तो ये इथीरियम या फिर क्रिप्टो करेंसी, इथीरियम क्रिप्टो करेंसी के ओवरहॉल से, उसका सॉफ्टवेयर ओवरहॉल से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना, it will cast aside the need of crypto miners and gigantic mining firms which had previously driven the blockchain under the mechanism called POW यानी proof of work। पहले जो mechanism होता था उसे proof of work या फिर POW कहा जाता था, and now it has shifted to POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लिख लीजिए। प्रूफ ऑफ वर्क से नाउ दे हैव शिफ्टेड टू प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये आप ज़रूर अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें हमको जैसे मैंने बोला माइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉट इट विल रिक्वायर नाउ इज़ दैट इट विल हैव असाइन वैलिडेटर्स। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है, पहले माइनर्स रहते थे, जो ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये माइनर्स करते थे, बट नाउ अभी भी डिसेंट्रलाइज है, लेकिन अब इसमें असाइंड वैलिडेटर्स रहेंगे जो कि रैंडमली असाइन किए जाएंगे टू अप्रूव द ट्रांजैक्शंस, है ना। और उस पर बदले उनको स्मॉल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो अब वैलिडेटर्स रहेंगे, ना कि माइनर्स रहेंगे। पहले POW यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क की मैकेनिज्म यूज होता था, अब POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म
यूज़ होगा, है ना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। जो ये मूव है POS की तरफ, इट विल रिड्यूस इथीरियम्स एनर्जी कंजम्पशन बाय नियरली 99%। अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इट विल रिड्यूस बाय नियरली 99%, और इस कारण जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है ये सब डिक्रीज हो जाएगा ना, तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखना है। इथीरियम अभी भी एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही रहेगा, है ना, इट विल हैव डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म, लेकिन पहले जैसे इसमें POW मैकेनिज्म यूज़ होता तो उसकी जगह POS यूज़ होने लगेगा, और जो इसमें माइनर्स की जगह अब यहाँ पे वैलिडेटर्स रहेंगे हु विल अप्रूव दिस ट्रांजैक्शन। अब ये मर्ज इसका नाम रखा है। इसके बाद जो नेटवर्क अपग्रेड होगा फ्यूचर में, उसके नाम भी आ गए हैं, सर्ज, वर्ज, पर्ज और स्प्लर्ज, ये याद रखेगा। तो अगर यूपीएससी आपसे इनमें से भी कुछ पूछे, आपको ऐसा भी यूपीएससी दे सकता है कि ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो ये भी आने वाले जो नेटवर्क मॉडल्स हैं फॉर इथीरियम अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, उसके नाम है ये सर्ज, वर्ज, पर्ज और स्प्लर्ज, ये आप याद रखेगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड मैंने एक MCQ बनाया है, देखो मतलब मैंने तो क्या बनाया है ना, तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है कौन सा है इसमें से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इथीरियम इज अ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी मीनिंग इट डज नॉट हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक फॉर अप्रूविंग द ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है इसमें। सर्ज रिफर्स टू एडिशन ऑफ इथीरियम शार्डिंग विच प्रोमिसेस टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस ऑन द नेटवर्क मच फास्टर दैन नाउ, बिल्कुल ये भी सही है, इसको अब याद रख लो, ऐसे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा देखो, द इथीरियम मर्ज विल कास्ट असाइड द नीड ऑफ क्रिप्टो माइनर्स एंड gigantic माइनिंग फर्म्स who had previously driven the blockchain under the mechanism of POS। ये गलत है क्योंकि प्रीवियसली तो POW था, अब नया POS है, तो यही वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। डेथ पेनाल्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव्स द आइडिया ऑफ फेयर हियरिंग। अब सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली डेथ पेनाल्टी को एक एक्सेप्शन बनाना चाहता है, ना कि रूल बनाना चाहता है। तो पहली जो न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा, देखो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है एग्रावेटिंग फैक्टर्स, वन इज द एग्रावेटिंग फैक्टर एंड सेकंड इज द मिटिगेटिंग फैक्टर, सेकंड वन इज द मिटिगेटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे एक एग्रावेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि डेथ पेनाल्टी देने के लिए मजबूर कर दें, और मिटिगेटिंग फैक्टर वो होते हैं जो डेथ पेनाल्टी को रोकने के लिए मजबूर कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कन्विक्ट है, कन्विक्ट का बैकग्राउंड क्या था, कन्विक्ट का बचपन कैसे बीता, कन्विक्ट का जो मेंटल स्टेट है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जब हम देखने लगते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो हम डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया है और कहा है कि आपको डेथ पेनाल्टी देने के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि किस तरीके से मैं डेथ पेनाल्टी दे दूँ। इंस्टेड आपको ये देखना है कि क्या इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव है अवेलेबल या नहीं है। इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल और नॉट। सो यू हैव टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स, यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल मेथड जिसके थ्रू आप रिफॉर्म या रिहेबिलिटेशन उस व्यक्ति के अंदर कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट पाथ। इसीलिए तो अब बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। ये बड़े सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास ये मैटर गया है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिटिगेटिंग फैक्टर्स अमूमन कन्विक्शन के बाद देखा जाता है, ठीक है ना। अब कन्विक्शन एक बार स्टैब्लिश हो गया, अब कन्विक्शन जैसे स्टैब्लिश होता है, आप सबको पता है कन्विक्शन अगर आज स्टैब्लिश हुआ है तो सजा भी आज ही पड़ेगी, है ना। जो मेथड है वो तो यही है कि कन्विक्शन अगर आज स्टैब्लिश हुआ है तो सजा भी आज पड़ेगी। अब देखो क्या इतना टाइम सफिशिएंट है मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखने के लिए, क्या वो फेयर ट्रायल में आएगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स करने होंगे। जो बड़ी लार्जर बेंच बनी है उसको ये सारे आंसर्स करने होंगे किस तरीके से। अब देखो मिटिगेटिंग फैक्टर में ये भी आता है कि भाई उस बंदे का जो वो बंदा है उसका जेल में क्या रवैया है, उसका प्रोबेशन ऑफिसर से भी लिया जाता है, उसका वेलफेयर ऑफिसर से भी व्यू पॉइंट लिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन से भी लिया जाएगा। तो क्या ये सारी चीज़ें आप कैसे इंक्लूड करेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मिटिगेटिंग फैक्टर में मतलब कि
बेसिकली उस व्यक्ति के बारे में कितना नॉलेज जज रखते हैं बिफोर गिविंग अ वर्डिक्ट। तो यहाँ पे देखो लिखा है अ डेथ सेंटेंस इज इरिवर्सिबल। चूंकि डेथ सेंटेंस जो है वो इरिवर्सिबल है, तो एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द अक्यूज्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो उसके जो सर्कमस्टांसेस थे उनको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए और सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, ताकि कोर्ट ये स्टैब्लिश करने से पहले कि वो व्यक्ति कैपिटल पनिशमेंट डिजर्व करता है या नहीं करता, या कैपिटल पनिशमेंट वारंटेड है या नहीं, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देयर इज अ अर्जेंट नीड टू इंश्योर दैट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर कैरीड आउट, है ना, ताकि जो अगर डेथ सेंटेंस की पॉसिबिलिटी है उसको मेक श्योर किया जा सके, या फिर अगर उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव है उस व्यक्ति की कंडीशन देखकर कैसा लगता है तो उसको भी आगे किया जा सके। तो दैट इज अ थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थरूर टू टेक ऑन गहलोत इन कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब यहाँ पे शशि थरूर जी और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उनके बीच में यहाँ पे इलेक्शन होगा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। बाइडेन वोज टू डिफेंड ताइवान इट्स बीजिंग। ऑब्वियस सी बात है, बाइडेन जो है मज़े ले रहा है बीजिंग के और कहता है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, है ना, बिकॉज ताइवान इज इन द फेस ऑफ एन अटैक ओनली, है ना। और इस कारण से जो चाइना है, चाइना इज़ नॉट वेरी हैप्पी, चाइना इज़ नॉट वेरी हैप्पी। अब देखो ऐसा हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो माहौल है वो ऐसा बन रहा है कि चाइना अटैक भी कर सकता है किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। और ऐसी कंडीशन में जो आपके जो बाइडेन है उन्होंने ये कह दिया है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो हम बिल्कुल मिलिटरीली भी सपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा नुकसानदायक है चाइना के लिए। और चाइना ने कहा है कि भैया अब मेरे हिसाब से तो चाइना मतलब वो चाइना को उकसा रहा है और अमेरिका मदद देखो नहीं करेगा, तो ताइवान को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो मदद नहीं करेगा, जैसे उसने यूक्रेन को छोड़ा है वैसे ही वो ताइवान को भी छोड़ देगा, कह देगा नेटो मेंबर तो हो नहीं तो हम तो छोड़ ही देंगे, है ना। तो ज़्यादा ताइवान को भी खुश नहीं होना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि हाथी और चींटी वाली लड़ाई हो जाए, है ना। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं और क्या एडिटोरियल्स हैं। तो देखो एडिटोरियल का भी रंग रूप आपको चेंज दिख रहा होगा, है ना, ऐसे नहीं आता था। तो थोड़ा ठीक इंडियन एक्सप्रेस टाइप का दिख रहा है मुझे यार, थोड़ा क्या आपको क्या व्यू है बताना एक बार। मुझे थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस टाइप का दिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस भी ऐसे ही आता है। द हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन। अब यहाँ पर ऑथर यानी कि सुहृद पार्थ सारथी ने आर्टिकल लिखा है। ही इज़ एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है रिसेंटली ऑन द 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि देख रही है द जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जिसने हिजाब बैन को अपहेल्ड किया था। पहले तो मैं आपको एक देखो आर्टिकल से परे एक चीज़ बता दूं, आर्टिकल में भी है लेकिन वो आपको ज़रूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो है द एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट ये आप लिख लीजिए। एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है जो कि कोर्ट्स फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू सी वेदर अ प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर अ रिलीजन और नॉट। मतलब कि जब भी उनको वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है किसी भी एक्ट की, रिलीजियस एक्ट की, जब आर्टिकल 25 क्वेश्चन में हो। आर्टिकल 25 मतलब कि फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, जो राइट टू कंसाइंस एंड फ्रीली प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन वाला जो राइट है वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट में क्या देखा जाता है कि वेदर दैट प्रैक्टिस इज द इनएविटेबल पार्ट ऑफ दैट रिलीजन और नॉट। क्या वो इनएविटेबल पार्ट है या क्या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको केस भी बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट अ केस जिसका नाम है आनंद मार्गी केस। राइट डाउन दिस आनंद मार्गी केस। आनंद मार्गी केस में बेसिकली आनंद मार्गी ट्रेडिशन है जिन्होंने कि शिव तांडव करने के लिए कहा था रोड्स में, बट इसके लिए जो केस गया जब सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मार्गी ट्रेडिशन का कोई एसेंशियल फीचर नहीं है शिव तांडव, देयरफॉर इट कैन बी प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। इसी तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट बार बार टाइम टू टाइम ऐसा किया गया है। बहुत फेमस शिरूर मठ केस भी आपको पता होगा, शिरूर मठ केस में भी यही चीज़ था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि कर्नाटका बेंच जो है, ये आपको टेस्ट पता चल गया ना। कर्नाटका जो बेंच है उसने क्यों जो हिजाब बैन था उसको अपहेल्ड किया था, जो हिजाब बैन किया गया था कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में, उसको क्यों उन्होंने अपहेल्ड किया, क्यों उन्होंने सही ठहराया। तो पहला रीजन तो उसका ये रहा होगा कि यूज़ ऑफ हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। पहला जो उन्होंने रीजनिंग दिया था, उन्होंने कहा कि यूज़ ऑफ
हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। सेकंड उन्होंने ये रीज़न दिया था कि एग्जिस्ट नो सब्सटैंटिव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड अ क्लासरूम। उन्होंने ये कह दिया कि देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड अ क्लासरूम एंड देयरफॉर राइट्स वर सिंपली नॉट एट स्टेक्स देयर। क्यों? उन्होंने कहा कि स्कूल जो है वो क्वालिफाइड स्पेस में आता है। जो टर्म है मैं आपको वो टर्म्स बता रहा हूँ ताकि आप जब आंसर राइटिंग करें तो वो यूज़ करें। जो स्कूल है दैट इज़ अ क्वालिफाइड स्पेस, इट इज़ नॉट अ सिंपल स्पेस। आपका घर नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक प्लेस नहीं है, इट्स अ क्वालिफाइड स्पेस। इस कारण से वहाँ पे कुछ राइट्स आपके जो रहेंगे दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द कॉमन राइट्स, है ना। तो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं दे बिकम सबऑर्डिनेट टू द कॉमन राइट्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी टर्मिनोलॉजी में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। तो यही टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ करिएगा। थर्ड जो उन्होंने रीज़न दिया था वो दिया था कि द बैन डिड नॉट स्टेम डायरेक्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। पहली चीज़ तो कि बैन जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से नहीं आया है ना। ये एक्चुअली में एक पॉलिसी के थ्रू आया है जो कि है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पॉलिसी। तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पॉलिसी जो है जब इसके थ्रू आया है तो फिर स्कूल मैनेजमेंट या कमेटी या उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है अगेंस्ट सम पर्टिकुलर कम्युनिटी और सम पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ बिग थिंग विच इज़ देयर। तो ये 3 रीजंस दिए गए थे कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जिन्होंने हिजाब बैन को अपहेल्ड किया था और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसी मैटर को देख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली ये है कि अगर इनमें से एक भी पॉइंट गलत ठहरता है, इफ़ एनी वन ऑफ दीज पॉइंट्स इज मतलब जिसको रॉन्ग अगर साबित कर सकते हैं तो फिर जो आपका बैन हो जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, फिर उस बैन को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बात ये कही है कि क्वेश्चन भी कुछ किए हैं कि क्या हम स्कूल को या क्लासरूम में ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स या राइट टू प्राइवेसी नहीं रहेगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब ऑथर ने थोड़ा सा ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ओरिजिन बताया कि इसका ओरिजिन जो है बी आर अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच से आया था। इसमें उन्होंने कहा था द रिलीजियस कंसेप्शन इन दिस कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। I do not think it is possible to accept a position of that sort. We ought to strive thereafter to limit the definition of religion in such a manner that we shall not extend beyond beliefs and such rituals as may be connected with ceremonials which are essentially religious. ये आपको याद रखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लॉज रिलेटिंग टू टेनेंसी और लॉज रिलेटिंग टू सक्सेशन शुड बी गवर्न्ड बाय रिलीजन। वहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि चूंकि जो रिलीजन है वो तो बर्थ से लेकर डेथ तक के हर एस्पेक्ट को कवर करता है, लेकिन हम हर क्वेश्चन में रिलीजन का क्वेश्चन नहीं उठा सकते ना। वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ रिलीजियस क्वेश्चन हर क्वेश्चन में। तो हम केवल उन्हीं मैटर्स को एक्सेप्ट करेंगे जो एक्सट्रीमली एसेंशियली रिलीजियस हो, विच आर एसेंशियली रिलीजियस, ठीक है ना। उनका भी कहना बहुत सही था। तो इट वाज इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ जो 1954 का केस है वहाँ पे एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, इस डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूट किया। एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इस डॉक्ट्रिन को शिरूर मठ केस 1954, ये भी आप याद रखिएगा, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बताई है, एक दूसरा टेस्ट है उसका अल्टरनेटिव है जो कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिया है। वो डॉक्ट्रिन है प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन, द प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट्स एप्लीकेशन वुड रिक्वायर अ कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट प्रैक्टिस असर्टेड बाय रिलीजियस ग्रुप इज इन फैक्ट एसेंशियल। पहले तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस है वो एसेंशियल है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि मेन चीज़ इसमें एंटी एक्सक्लूजन जो डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि regardless of ground, the constitution will not offer protection to the practice if it excludes people on grounds of caste, gender or other discriminatory criteria। अगर कोई प्रैक्टिस है रिलीजन की और हो सकता है वो प्रैक्टिस एसेंशियल प्रैक्टिस भी हो, तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट तब तक प्रोटेक्शन नहीं देगा या उसको कॉन्स्टिट्यूशन तब तक प्रोटेक्शन नहीं देगा जब तक कि वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सक्लूड करता हुआ होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर या किसी दूसरे डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया में। तो सबरीमाला टेम्पल के टाइम पे एंटी एक्सक्लूजन फिलॉसफी भी दी थी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने, और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई प्रैक्टिस एक्सक्लूड कर रही है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को बेस्ड अपॉन रिलीजन, बेस्ड अपॉन कास्ट, जेंडर या किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया से, तो उस प्रैक्टिस को चाहे वो उस रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस ही क्यों ना हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखते हैं इस मैटर को में क्या होता है, ये मैटर जाएगा अभी
इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है पाकिस्तान को देने के लिए ऑथर ने कहा है। वहाँ पे आप सबको पता है जो फ्लड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी फ्लड था जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, काफ़ी वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए इंडिया का ये अभी इंडिया ने केवल ट्वीट किया कि भैया हम वी आर सैडेंड बाय देयर लॉस एंड ऑल दिस एंड दैट, है ना। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, वी नीड टू गिव द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू देम, है ना। वहाँ पे तो भैया टमाटर 400 रुपये किलो, प्याज 500 रुपये किलो हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको उनकी जो जेन्युइन मदद है जो होनी चाहिए एक्चुअली में वो हम करें, है ना। तो दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज। ऑथर ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, हमको एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ और इस्लामाबाद के लोगों के बीच में, है ना। दोनों में डिफरेंस है भाई। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ के कुछ चंद जो मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग हैं उनके बेसिस पे हम वहाँ के लोगों के साथ तो गलत नहीं कर सकते ना। वहाँ के लोगों की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ रिलीजियस लोग हैं, कुछ मिलिट्री वैसे लोग हैं जो पूरी लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो वहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं उस चीज़ में। इसलिए ऑथर ने वही कहा है कि नाउ इट इज़ अस हु हैव टू टेक द डिसीजन, और हमको ही ये डिसीजन लेना है कि हम उनके बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प देम एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर स्मार्ट डिप्लोमेसी। ये हमारी स्मार्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा रहेगा और हम अपने आप को एक साउथ एशियन पावर के रूप में असर्ट कर सकते हैं। वी कैन असर्ट आवर सेल्फ एज अ साउथ एशियन पावर, तो दैट विल बी अगेन अ वेरी गुड थिंग। ये चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी। अब स्कैंडिनेविया के बारे में आप सबको पता है कि स्कैंडिनेविया जो उसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क ये कंट्रीज़ आती हैं। तो आप पहले तो याद रखिएगा स्कैंडिनेविया में आती कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, अभी स्कैंडिनेविया में स्वीडन में इलेक्शन हुए थे। यह पता है आपको स्वीडन में इलेक्शन हुए थे? तो स्वीडन में जो इलेक्शन हुए उसमें अभी जो पार्टी है वो एक्सट्रीम राइट विंग वहाँ पे पावर में आया है। द एक्सट्रीम राइट विंग हैज़ केम इनटू पावर इन स्वीडन। और वहाँ की जो मैग्डलेना एंडरसन थी, मैग्डलेना एंडरसन वाज द इनकम्बेंट, जो अभी उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी वो मैग्डलेना एंडरसन थी, और उनकी वहाँ पे पार्टी जो है वो पावर से चली गई है ना। मैग्डलेना एंडरसन की जो पार्टी वो पावर से चली गई है। कुछ मैं फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यानी कि वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसको हम रिक्सडैग बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दैट, रिक्सडैग बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि लगभग 349 सीट्स हैं वहाँ पे जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जिमी अकेसन ने वहाँ पे चुनाव जीता है ना। प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए इलेक्शन हुआ था। एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है तो आप सब बाकी फैक्ट पता है। अब ये जो एनालिसिस आज का आया ये वहाँ की सोशल डेमोक्रेसी को लेकर के आया है कि उसका कितना बेनिफिट है ना। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड को अगर आप देखें तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम OECD कंट्रीज़ के अमंग देखें तो चाहे आइसलैंड हो ना, वहाँ पे वर्कफोर्स लगभग इट्स अ वेरी हाई इनकम, दीज आर हाई इनकम कंट्रीज़। आइसलैंड में 90.7% वर्कफोर्स है, डेनमार्क में 67, स्वीडन 65, फिनलैंड 58.8, नॉर्वे 50, हैव द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन, है ना। तो दे हैव द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन। एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल इन नॉर्डिक स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं यहाँ पे एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। हेल्थ केयर इज़ फ्री इन डेनमार्क एंड फिनलैंड एंड पार्शली फ्री इन नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड। Workers get several benefits from unemployment insurance to old age pensions, effective child care, है ना। लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऑथर ने कहा कि भैया जब सोशल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, यानी कि जो वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का करो आप, है ना। तो दिस कैन बी अ मॉडल फॉर द डेवलपिंग एंड सम ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया, इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो, तो उनके लिए एक मॉडल बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि इसका रीज़न बहुत सारा है कि वो छोटी कंट्रीज़ हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन है ना। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे हम इंडिया को भी जैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम सिस्टम्स इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, स्टेट्स हमारे यहाँ भी तो स्टेट्स हैं ना, बहुत ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जो नॉर्वे और स्वीडन के बराबर हैं, तो हम उस लेवल पर अप्लाई करने की अगर कोशिश करें तो डेफिनेटली लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। तो दैट विल बी द थिंग विच इज़ देयर। तो वही ऑथर ने यहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ इथीरियम्स मर्ज फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। मैंने आपको इथीरियम मर्ज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस इथीरियम मर्ज एंड सर्ज स्प्लर्ज, कुछ भी पूछेगा अब आप याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
यहाँ पे आगे देख लेते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। नो निगोशिएशन एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी शेष तोमर एट एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। तो अब ये 9th कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है? ITPGFRA। ITPGFRA क्या है? ITPGFRA इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये याद रखेगा, जो ITPGFRA आई थी, इट वॉज साइंड ड्यूरिंग द 31st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ट्रीटी है ITPGRFA, ये आई थी, कब आई थी? 2001 में, जब 31st सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इनको लिख लो, इसको नोट्स में ऐड कर लेना, है ना। ये साइन तो 2001 में हुई थी, लेकिन फोर्स में 2004 में आई थी, ये भी याद रखना। फोर्स में कब आई थी? 2004 में। द ट्रीटी सीक्स टू अचीव फूड सिक्योरिटी थ्रू कंजर्वेशन। अब ट्रीटी जो क्या है, वो क्या कोशिश करती है? फूड सिक्योरिटी अचीव करना चाहती है थ्रू कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो वर्ल्ड के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सचेंज करना, उनका एक्सचेंज करना जेनेटिक रिसोर्सेज का, और सस्टेनेबली यूज़ करना उस जेनेटिक रिसोर्स का फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड फॉर द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट होगा इस जेनेटिक मटेरियल से, इसको स्टडी करके, इसके एनालिसिस के बाद, वो जो भी बेनिफिट होगा उसका इक्विटेबल शेयरिंग करना, है ना, एंड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द फार्मर्स, प्लस फार्मर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। ये काम है बेसिकली इस ट्रीटी का, ITPGRFA का। इसको लिख लो, 2001 में ये साइन हुई थी और 2004 में ये फोर्स में आई थी। इसके लगभग 149 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं, इज़ देयर एनी अदर न्यूज़ विच वी हैव टू डिस्कस। तो विंडफॉल टैक्स, तो मैंने आपको बताया था ना, विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि जब भी किसी भी सेक्टर में विंडफॉल प्रॉफिट होता है, मतलब कि वो ऐसा प्रॉफिट जो सडन हो और किसी एक अनफोर्सिन इवेंट के कारण हुआ हो, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ने लगे, तो वहाँ ऑयल सेक्टर को जो प्रॉफिट हुआ विंडफॉल प्रॉफिट कहलाया। अब जो उस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस वर्ल्ड बैंक आर्म IFC टू रेज लेंडिंग टू इंडिया। तो IFC से पैसा मांगा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। मैं आपको थोड़ा बता दूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में आता है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से पार्ट है? पहला है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, 188 मेंबर्स हैं। इसका एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी इन मिडिल इनकम कंट्रीज। याद रखेगा, इसको लिख लो। IBRD का एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी इन मिडिल इनकम कंट्रीज एंड क्रेडिट वर्थी पुअरर कंट्रीज बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लोन्स एंड गारंटीज, ठीक है ना। दूसरी आर्म है IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में बनी थी, करेंटली 172 मेंबर है। एक कंसेशनल आर्म है वर्ल्ड बैंक की एंड प्लेज अ की रोल इन सपोर्टिंग द बैंक्स पॉवर्टी रिडक्शन मिशन। तो बैंक का मिशन पॉवर्टी रिडक्शन ही है, लेकिन ये कंसेशनल आर्म है, कंसेशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। असिस्टेंस ये देती है ज़रूर 79% पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, है ना, और इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करती है जिसको क्रेडिट कहा जाता है। नॉन लेंडिंग सर्विसेज भी हैं इसके बहुत सारी, तो ये याद रखेगा। IFC तीसरी है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1956 में बनी थी। 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड ये आपको याद रखना है। इट वर्क्स इन मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज़। ये डेवलपिंग कंट्रीज, पुअरेस्ट कंट्रीज़ बनी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करती है, जैसे कि हमने देखा इंडिया इसी से ले रही है। फिर है MIGA, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में बनी थी 12 अप्रैल को, और इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। और द एजेंसी ओपनड फॉर बिजनेस एज लीगली सेपरेट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंटिटी, और इट वाज क्रिएटेड टू कॉम्प्लीमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क्स। तो जो नॉन कमर्शियल रिस्क्स हैं वहाँ पर ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर अ कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन बेसिकली क्या एम करता है? फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट उसके लिए बॉडी बनी। तो ये 5 बॉडीज़ के नाम आप याद रखेगा, उनके काम याद रखेगा।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस. कीप शेयरिंग इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.